के पांचों मेथड्स में किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज एंड सुपर, इन पांचों मेथड्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबका क्लियर है? पक्का? क्योंकि मुझे इस क्लास के बाद आप लोगों का टेस्ट भी लेना है फिर, ठीक है? इन पांचों मेथड्स को करने के बाद इस चैप्टर के अंदर हमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी करने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन से ना हमारे और भी अच्छे डाउट्स जो होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो आज की क्लास का मेन है टॉपिक हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है? बेटा ये नोट्स आप लोग पीछे आपस में बांट लो, दे दो पीछे एक एक, आप अपने पास एक रखो और पीछे देते चले जाओ। एक क्वेश्चन है बेटा, गुडविल से रिलेटेड पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में है, ठीक है? ये क्वेश्चन यहां है, डिस्कस करने के लिए हम यहां देखेंगे, ठीक है? और नोट्स के रूप में आप कर लेना। सपोज करो मैंने इसमें कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार चेक करोगे आप लोग? 75 क्वेश्चंस। तो 75 में से बेटा जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगता है मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेने चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहां रख लिए, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपनी वर्कशीट से कर लेना और इनके आंसर्स मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन है बेटा, इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इज ₹50,000, अगर किसी बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट 50,000 रुपए हैं, उसको रख लो अपने पास, देखो मत, एंड द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ₹60,000, एवरेज तो है 50 और नॉर्मल कितने हैं 60, हम प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं मार्केट के कंपेरिजन में या हम प्रॉफिट कम कमा रहे हैं? कम कमा रहे हैं, यानी नॉर्मल मतलब कोई भी बिजनेस बेटा अपना बिजनेस खोलेगा तो 60,000 कमा लेता है, 60,000 अर्न कर लेता है, और हम कितना अर्न कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो बताओ हमारी गुडविल होगी या नहीं होगी? हमारे तो बिजनेस की गुडविल इसका मतलब नहीं होगी। गुडविल होती तो हम एवरेज प्रॉफिट क्या कमा रहे होते बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे होते। कौन सा आंसर आना चाहिए? हाँ जी, बी। ए में क्या लिखा है? नो गुडविल ऑफ बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है। आंसर शुड बी ए। पॉजिटिव सुपर प्रॉफिट, पॉजिटिव गुडविल वगैरह वगैरह सब बेकार है। हमारे बिजनेस की गुडविल है ही नहीं बेटा। अगर गुडविल होती तो हम एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होते एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज वैल्यूड एट 4 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेटा 4 है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 years गुडविल है बेटा। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years, 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2013-14 में 2 लाख के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2014-15 में 3 लाख के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2015-16 में 4.5 लाख के प्रॉफिट दे रखे हैं। बट 4.5 लाख के ब्रैकेट में कुछ कह रहा है क्वेश्चन, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। बताओ प्लस करोगे माइनस करोगे? एबनॉर्मल गेन यानी प्लस हो रखी होगी, हम उसको क्या करेंगे? माइनस। तो कितने प्रॉफिट रह जाएंगे बेटा? ये 4.5 की जगह ओनली 4 लाख। और 16-17 में 3.5 लाख के प्रॉफिट हैं आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो आप क्या करोगे? इसको प्लस। एबनॉर्मल लॉस माइनस हो रखा होगा, आप प्लस कर दो। और 17-18 के 260 है। 5 साल के प्रॉफिट को आफ्टर एडजस्टमेंट्स प्लस करना, 5 से डिवाइड करना, क्या आ जाएंगे? एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से। तो क्या आ जाएगी? गुडविल। करो फटाफट से एक बार फास्ट आंसर बताओ, ए बी सी डी कौन सा आएगा? जल्दी करो फास्ट, फॉर्मूला वगैरह कुछ मत लगाना बेटा। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम ऊपर कर देते हैं सोल्व, कितने के प्रॉफिट हैं? 13-14 में 2 लाख रुपए के, 14-15 में 3 लाख के, 15-16 में 4 लाख के, 50,000 का गेन माइनस कर दोगे, 4 लाख प्लस 16-17 में कितने गए? 4,40,000। कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा? ये
पांच साल के, तो प्लस एक और आ जाएगा 2.6 लाख। पांचों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ रहा है एवरेज? हाँ जी, 3.2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं। 3.2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 12,80,000, यानी आंसर विल बी ए। कर लो बेटा, सबका हो गया सॉल्व? कर सकते हो, इजी है क्वेश्चन। आगे चलें क्या? एक और क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। इट्स बेटर टू यूज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना बेटर ही होगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। व्हेन आंसर ए कह रहा है द प्रॉफिट शो ए राइजिंग ट्रेंड ओनली, द प्रॉफिट शो ए डिमिनिशिंग ट्रेंड ओनली, द प्रॉफिट्स may show either rising or diminishing trend, the profit don't show any rising या diminishing trend। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सो कब करना चाहिए, मतलब यूज कब करना चाहिए? सोच के देखो बेटे, अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और वेटेड एवरेज यूज कर लो तो क्या होगा? अगर प्रॉफिट बढ़ना मतलब बढ़ने का ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्या आएंगे? प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। अगर डिमिनिशिंग ट्रेंड होगा तो प्रॉफिट्स क्या आएंगे? कम आएंगे। द प्रॉफिट में सो आइदर राइजिंग और आइदर डिमिनिशिंग। बढ़ रहा होगा तब तो ज्यादा आ जाएंगे, घट रहा होगा जब कम आ जाएंगे। और कोई बेटा ट्रेंड होगा ही नहीं, अगर मान लो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उस केस में तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं बेटा आप लोगों को। एक ऑप्शन 1 है जिसके अंदर बेटा पहले प्रॉफिट 3 लाख थे 2023 में, 22 में 2 लाख थे, 1 लाख थे बेटा 2021 में। कौन सा ट्रेंड है ये, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। 21 में 1 लाख, 22 में 2 लाख, 23 में 3 लाख, यानी बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऑप्शन 2 एक और ले ले हम, उल्टा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। 2021 में 3 लाख कमा रहे हो, उससे अगली साल में कम हो गया, उससे अगली साल में और कम हो गया बेटा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां जा रहे हैं? लो साइड में जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। दिस इज डिक्रीजिंग ट्रेंड, दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, 21 में 1 लाख, 22 में 2 लाख, 2023 में 3 लाख, 24 में क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ट्रेंड, बढ़ना चाहिए। 4 नहीं होगा तो 3 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि एवरी ईयर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। तो यहां क्या होना चाहिए? 3 से 2, 2 से 1, अब चौथी साल क्या होना चाहिए? इसका मतलब थोड़ा कम होना चाहिए। तो यानी इन दोनों केस में इन वाले प्रॉफिट को इंपोर्टेंस ज्यादा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना। तो आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग, दोनों केस में वेटेड एवरेज यूज कर लेना चाहिए। बट अगर कोई ट्रेंड ही नहीं है तो फिर वेटेड एवरेज का कोई यूज रह जाएगा? यहां पे 5 लाख है, यहां 7 है, यहां 10 है, यहां 3 लाख लगा लो, तो ये कोई ट्रेंड नहीं हुआ ना। 3, 7, 5, ये तो कोई ट्रेंड नहीं हुआ। तो उस केस में वेटेड एवरेज का कोई भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसको दोगे आप? ठीक है, तो आंसर शुड बी ए, बी, सी, डी। कौन सा? सी। आंसर शुड बी सी। हाँ जी, ये हटाने पड़ेंगे अब। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, देखो क्या होना चाहिए जी।
फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। ठीक है, 2000, ये बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। ठीक है, सोचोगे तो निकल जाएगा। 2016-17 में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रॉफिट नहीं दिए। हम इसको एक्स मान लेंगे बेटा, आप इसको एक्स ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन 100% आपसे यही पूछेगा 2016-17 में कितने प्रॉफिट थे। ठीक है, 17-18 के प्रॉफिट दे रखे हैं, 18-19 के, 19-20 का लॉस दे रखा है, 20-21 के प्रॉफिट दे रखे हैं। पांचों सालों में से 4 साल के तो प्रॉफिट लॉस दे दिए, एक साल में वो क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा, क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब आपको उसी साल की फिगर चाहिए, उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं ना, फॉर्मूला तो किसका है? गुडविल का। निकल जाएगा, कोई बात नहीं। नीचे आओ, द फर्म हैड कैपिटलाइज गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स एट, क्या है? 2.5 ईयर्स परचेज। 2.5 ईयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2.5। आगे लिखा है बेटा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, और गुडविल क्वेश्चन ने आपको दे दी 75,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या है एक बार बताओगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा क्वेश्चन में 2.5 है। ठीक है, गुडविल कितनी है? 75,000 है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट को अभी देख लेंगे 2.5। अब अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाए तो ये इक्वेशन सोल्व हो सकती है। कैसे होंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट, बताना कैसे होंगे? चारों साल के प्रॉफिट को प्लस कर लो, मतलब 3 साल है प्रॉफिट, तो ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। जिस पे मैंने मार्क नहीं किया ये लॉस है। तो प्रॉफिट कितने हो गए? टोटल प्रॉफिट देखें तो 50 + 30 कितना हो गया? 80 + 50 कितना हो गया? हाँ, 1,30,000। 1,30,000 में से 20 का लॉस माइनस कर दो, तो चारों साल के प्रॉफिट कितने हो गए? 1,10,000। पांचों साल के प्रॉफिट कितने होंगे? 1,10,000 प्लस एक्स। बेटा उसको तो एक्स ले रखा है ना, तो पांचों साल के प्रॉफिट कैसे आए समझ में आ गया? 3 साल के प्रॉफिट थे प्लस कर लिया, चौथे साल में लॉस था बेटा वो माइनस कर लिया, और प्लस कर दिया एक्स। ये फिगर आ गई। अब इसका एवरेज करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 5। आसान है। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह ये इक्वेशन रख देना, और सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की। क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा है, एक बार करके देखो फटाफट से। क्या कर भी लिया सबने? जिसने नहीं किया बेटा करके देखो, कुछ फास्ट होते हैं बच्चे, उन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, बट जिसने नहीं किया एक बार करके देखो बेटा आप लोग, जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी बेटा, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान से एक बार करके देखो कि कितना आंसर आएगा। जिसने नहीं किया आप क्या करोगे बेटा? 75,000 इज इक्वल टू वो ऊपर वाली वैल्यू लगाओ इंटू 2.5 कर दो। ये 0.5 नहीं है, पॉइंट ऐसे लग गया, 5 है। 1,10,000 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5। देखो आंसर कितना आ रहा है? हाँ 30 40 सी। आंसर इज सी। किस किस का आ गया आंसर? सी। कोई बात नहीं, करो करो बेटे, जिसका नहीं आएगा पीछे से कॉपी ले लो, एक बार देख लो कहां गलती करी है। दक्ष आपका आ गया बेटे? निखिलेश तुम्हारा आ गया? पीछे कॉपी दे दो, पीछे समृद्धि को दे दो। सांस तुम्हारा नहीं आया बेटे, साइड में से कॉपी ले लो।
क्लियर है? नेक्स्ट चलें, चलो ये देखो क्वेश्चन, X and Y are partners. They have provided following information on the admission of a new partner Z. ठीक है, उसको छोड़ दो बेटा। टोटल एसेट्स 16 लाख रुपए की है, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख की है। बेटा टोटल एसेट 16 है और बाहर की लायबिलिटी 5 है, तो मालिक लोगों का पैसा कितना है बिजनेस के अंदर? 11 लाख। तो सारी एसेट 16 है और बाहर का पैसा 5 लाख देना एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो इंटरनल लायबिलिटी यानी मालिक लोगों का पैसा 11 लाख है। 11 लाख हमारे बिजनेस की क्या कहलाएगी? कैपिटल इंप्लॉयड। लेकिन आगे क्वेश्चन लिख रहा है टोटल एसेट्स इंक्लूड, यानी जो टोटल एसेट दे रखी है ना 16 लाख की, इसके अंदर इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है? एक तो गुडविल इंक्लूड है, एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बेटा ये 3 चीजें इंक्लूड हैं और ये तीनों चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी थी। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी थी एसेट में? पहला फिक्टिशियस, तो एक्सपेंसेस बेटा फिक्टिशियस ही होते हैं। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है फिक्टिशियस ही तो है। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है? जिसकी कोई वैल्यू, तो एक्सपेंसेस की कोई वैल्यू होती है नहीं बेटा, तो ये भी फिक्टिशियस है, ये भी फिक्टिशियस है। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो आएंगे। कौन से इन्वेस्टमेंट नहीं आते थे? नॉन ट्रेड। 3 एसेट मैंने एक्सक्लूड कराई थी बेटा, याद करो कौन कौन से? एक गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड तो है ही नहीं इसमें, गुडविल है वो हटाओ, फिक्टिशियस है वो हटाओ। टोटल देखो कितने खर्चे हटेंगे? 50,000 की गुडविल हटेगी, 50,000 के फिक्टिशियस एसेट हटेगी, यानी 1 लाख रुपए हटेगा। तो 11 में से 1 लाख और माइनस कर दो तो कितनी होगी बेटा? कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख होगी। लिखो कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड किसके बराबर होती थी? कैपिटल इंप्लॉयड होती थी बेटा ऑल एसेट्स, ब्रैकेट में था एक्सक्लूडिंग, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं थी, गुडविल इंक्लूड नहीं थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं थे और फिक्टिशियस एसेट। इन चीजों को हटा के माइनस करना था आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी थी। ऑल एसेट्स बेटा 16 लाख की है, गुडविल और फिक्टिशियस एसेट हटाओगे तो 1 लाख रुपए हटाना पड़ेगा। 16 में से 1 लाख हटाओगे 15 लाख, 15 में से बेटा 5 लाख की आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल इंप्लॉयड आएगी 10 लाख। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही पूछ रहा है कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म विल बी, कितना आएगा आंसर? 10 लाख। एनी प्रॉब्लम? ये क्लियर हो आप लोग कि एसेट में क्या क्या नहीं आएगा? क्या क्या नहीं आएगा एक बार बता दो, अपने मुंह से बता दो। गुडविल नहीं आएगी, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे थे बेटा, इसलिए हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं किया एसेट से। फिक्टिशियस एसेट हमेशा क्या होगी? ऑल लॉसेस, ऑल लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस जो आपको एसेट में दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं, उनको आप एक्सक्लूड करके चलोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जी, देखो बेटा बैक टू बैक आपके कम से कम 4 या 5 टेस्ट होंगे इस चैप्टर पे, और लास्ट एक टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट मैं आज दे दूंगा आपको, संडे को जिसने टेस्ट दिया था। कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर गुडविल इज यूज्ड व्हेन, कब करोगे कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर गुडविल इज यूज्ड व्हेन? ऑलवेज व्हेन कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट नहीं, है तो गलत है। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, बिजनेस सोल्ड किया जाता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। व्हेन टोटल एसेट्स आर गिवन, टोटल एसेट गिवन से क्या हुआ? व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन। बताना एक बार कैपिटलाइजेशन मेथड को याद करो। नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई लेना देना है कैपिटलाइजेशन मेथड में? पक्का? अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ना दे रखे हो तो क्या हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करके गुडविल निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। तो आंसर विल बी ए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन।
गुडविल कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन, गुडविल को कब बेचा जा सकता है बेटा? ये तो इजी है, लगाओ दिमाग। व्हेन बिजनेस इज सोल्ड या व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड? अगर मैंने अपना ब्रांड बेच दिया, इट मींस मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, क्योंकि अगर मैं अपना ब्रांड नेम बेच दूंगा तो मैं उस नाम को यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो गुडविल तब भी सोल्ड हो सकती है जब पूरा बिजनेस सोल्ड हो, आधी नहीं हो सकती कभी। ठीक है, नेक्स्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, इसमें कौन सा आएगा? अगेन देखना एक बार, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट्स आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड, सी। नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय, बताना गुडविल कौन से फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती? एबनॉर्मल गेन। इनको नलीफाई करते हो नहीं करते आप लोग? इनका इफेक्ट प्रॉफिट में जीरो करते हो नहीं करते? करते हैं हम। इनका प्रॉफिट में इंपैक्ट जीरो करते हैं। इट मींस इसके कारण कभी भी बिजनेस की गुडविल इफेक्ट नहीं होती। गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन, कब होती है बेटा गुडविल बिजनेस में रिकॉर्ड? हाँ, बिजनेस के अंदर गुडविल कब रिकॉर्ड होती है? व्हेन मनी या मनी वर्थ इज पेड फॉर इट, यानी परचेज गुडविल के टाइम पे। कौन सी गुडविल के टाइम पे? परचेज गुडविल। अगर आप किसी गुडविल के बदले कोई पेमेंट करते हो तो इसका प्रूफ है कि आपने ये गुडविल कितने रुपए की खरीदी है, तो आप बुक्स में दिखा सकते हो बेटा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में ये तो प्रॉब्लम थी कि हम उसको वैल्यू नहीं कर सकते। हाउ इज गुडविल ऑफ द फर्म क्रिएटेड, बताओ क्या आंसर आएगा? कैसे क्रिएट होती है? ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? बताओ, विच ऑप्शन इज बेटर, ए या सी? सी में क्या है? आप ए कह रहे हो, एक ब्रांड है जिसकी रेपुटेशन तो बहुत है, जब आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के देखो तो उसमें प्रॉफिट है ही नहीं। आकाश एक अच्छा ब्रांड है, बट आप जब आकाश को खरीदने जाओगे तो आप आकाश की बैलेंस शीट मांगोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगोगे, वहां पता लगता है आकाश लॉस में है। सपोज करो है नहीं, वैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर वो लॉस में है तो उस आकाश ब्रांड के पैसे दोगे आप खरीदने के लिए? क्यों नहीं दोगे? रेपुटेशन तो है। ए कह रहा है रेपुटेशन बिजनेस की है, रेपुटेशन तो बहुत है, दे के आओ ना पैसे, क्यों नहीं दोगे? आप कहोगे सर ऐसे ब्रांड का क्या करेंगे जिस ब्रांड के कारण हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आंसर कौन सा बेटर रहेगा? अभी भी ये आंसर इज सी बेटा। एक कैसे कह सकते हो आप? चलो आप बताओ कैसे, किस बेस पे कह रहे हो? एक किस बेस पे कह रहे हो? रेपुटेशन के कारण तो होता ही होती है गुडविल बेटा, रेपुटेशन के कारण तो गुडविल होगी अच्छी, लेकिन रेपुटेशन के कारण साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की होगी। हाउ इज गुडविल ऑफ द फर्म क्रिएटेड? ड्यू टू रेपुटेशन ऑफ द फर्म, फर्म की रेपुटेशन होगी तो बेटा गुडविल होगी एंड एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। बेटा सी भी हो, सी तो वैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, ए तो है ही है। ए में तो इसने बोला है कि रेपुटेशन होनी चाहिए, रेपुटेशन के कारण गुडविल होती है। मैंने आपको पहले बताया ब्रांड वैल्यू मेरी तभी बनेगी जब मेरी मार्केट में क्या होगी, रेपुटेशन होगी। लेकिन रेपुटेशन होगी उसके कारण मेरी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि कैपेसिटी का मतलब क्या है। रेपुटेशन के कारण प्रॉफिट
ज्यादा अर्न करेंगे, बट कैपेसिटी होना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर ए भी हो सकता है ओनली, बट एक बार देख लेंगे। बुक में दे रखा है क्या बेटा ये क्वेश्चन? कोई बुक में दे रखा है? कोई बुक लाया है? एक बार देखना बेटा बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ जी बेटे, एसी बंद कर दे, एसी तो वैसे ही नहीं चल रहा, ठंड लग रही है किसी? अच्छा चलो आ दें। भावना, बेटा एसी नहीं चलाया आपने आज? भावना कहाँ है? एसी तो पहले ही चला देना चाहिए था। नहीं है बुक्स में, चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी सी मान के चले यहां पर इसका आंसर, ठीक है, बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट ये पढ़ो क्वेश्चन, दो पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर, दोनों के कैपिटल और करंट अकाउंट है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हम किसको भी इंक्लूड करेंगे, करंट अकाउंट को भी इंक्लूड करेंगे। तो कितनी है कैपिटल, कितनी है दोनों की, एक बार पहले कैपिटल बताओ। ये है कैपिटल बेटा दोनों, कितनी है? 4,40,000, और ये करंट अकाउंट है। लेकिन प्लस मतलब प्लस का, डेबिट का मतलब माइनस। किसी पार्टनर का कोई अकाउंट अगर डेबिट है, इट मींस क्या है, माइनस में है। तो कितना हो गया नेट करंट? 40, 40 प्लस 440 कितना हो गया? 4,80,000। तो कैपिटल इंप्लॉयड इज 480, कैपिटल इंप्लॉयड कितनी होगी? 4,80,000। और नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो गए? 48,000, 480 का 10%, और एवरेज प्रॉफिट है 90, तो सुपर कितने होंगे? सुपर प्रॉफिट कितने होंगे? 90 में से 48 माइनस कर दो बेटे, 42,000। सुपर प्रॉफिट हो गए 42,000। अब क्वेश्चन ने बोला है गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, इसने ये तो बताया नहीं कि एवरेज का करना है सुपर का करना है, तो सुपर का कर दो ना सीधा। 42,000 का 10% डिवाइड और इनटू 100, तो आंसर विल बी ए, 4,20,000। ठीक है, आप एवरेज प्रॉफिट लगाओ या सुपर लगाओ, आपकी मर्जी है, आंसर दोनों से सेम आएगा 4,20,000। तुम जो मर्जी मेथड लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। द टर्म नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स, क्या बताया था मैंने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब? बताओ बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अगर मैं कोई ब्रांड खरीद रहा हूं तो उस ब्रांड का आने वाले टाइम में मैं कितने सालों तक उस गुडविल की वजह से बेनिफिट लूंगा, तो कौन सा आंसर होगा? द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ द गुडविल एक्सपेक्ट दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल, ड्यू टू गुडविल, जो गुडविल खरीदी है उसकी वजह से मैं कितने सालों तक बेनिफिट लूंगा, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आंसर विल बी ए। बी क्यों नहीं होगा? नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल इज परचेज, कितने सालों तक गुडविल खरीदी गई। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प द फर्म इन अर्निंग सिमिलर प्रॉफिट। तो बेटा आंसर ए सही लग रहा है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर ए। विनय देव दो पार्टनर हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 में से बेटा 1 साल में लॉस है, बाकी चारों साल में प्रॉफिट है, तो चारों साल के प्रॉफिट प्लस करना, 5वें साल के लॉस माइनस कर देना, जो आएगा आंसर 5 से डिवाइड एवरेज आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज कैलकुलेटेड, गुडविल बिजनेस की दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बताने हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताना एक बार। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एक्स मान लेता हूं क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल कितनी दे रखी है? 1,00,000। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं देखना एक बार, चारों साल 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके 5 से डिवाइड करना, यहां से 35 95 से माइनस कर लो, 60 रह गई, 60 180, 2 लाख डिवाइड बाय 5,
एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स कितना आएगा बेटा, 1,00,000 डिवाइड बाय 40,000, 2.5, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2.5, तो आंसर क्या होगा इसमें, सी। When a product plays important role in increasing the goodwill of the firm, ठीक है, what factor is mainly responsible for that? बताओ कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। मान लो मेरा ये पेन बेचने का काम है और ये पेन एक गुडविल जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो बताओ कौन सा फैक्टर होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो आंसर इज ए। इंटेंजिबल एसेट हैज बीन डिफाइंड इन, बेटा जो इंटेंजिबल एसेट्स है ना, गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह सारी चीजें, ये AS 26 में बताई गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जिसके अंदर हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड की अकाउंटिंग डिफाइन की गई है। तो इंटेंजिबल एसेट को कहां डिफाइन किया गया, AS 26, ठीक है, AS 26 में बताया गया बेटा। ये नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व्स इज, क्या होगी बेटा, नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व हटा दोगे तो नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व्स, बताओ नेट एसेट्स क्या होती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट एसेट्स, लिख लो अपने नोट्स में, नेट एसेट्स इज इक्वल टू, नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नेट एसेट्स का मतलब होता है बेटा एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स का मतलब होता है एक तरह से क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप कहो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। नेट एसेट्स का मतलब आप लोग कह सकते हो ओनर्स फंड, ये एक तरह से मालिक के पैसे हैं, ठीक है। बाहर की लायबिलिटी को अगर टोटल एसेट में से माइनस कर दोगे तो नेट एसेट्स होती हैं, और उसके अंदर भी अगर आप बेटा कैपिटल रिजर्व्स को माइनस कर दोगे, किसको माइनस कर दोगे, कैपिटल रिजर्व्स को माइनस कर दोगे, तो क्या होगा उसका मतलब। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लें हम, इस क्वेश्चन को यहां से गायब कर रहा हूं। यहां देखो एक बिजनेस है बेटा ABC, इस ब्रांड को आप खरीदना चाहते हो। इस ब्रांड के पास क्या क्या है ध्यान से सुनना। इस ब्रांड के पास एसेट्स हैं टोटल 10 लाख रुपए की, लायबिलिटीज है टोटल, लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज 6 लाख रुपए की, तो नेट एसेट्स कितनी होगी, नेट एसेट्स 4 लाख। मैं इनको पेमेंट कर रहा हूं ये बिजनेस खरीदने के लिए। बेटा बिजनेस खरीदूंगा तो एसेट भी मेरे पास आएंगी और लायबिलिटी भी मेरे पास आएंगी। मैं इनको पेमेंट कर रहा हूं टोटल 3 लाख रुपए। कितनी पेमेंट कर रहा हूं, 3 लाख रुपए। कम कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। क्यों कम कर रहा हूं, हो सकता है इनकी गुडविल नहीं होगी, तो इसकी एक बार जनरल एंट्री कराओगे बेटा, क्या होगी। आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो तो एसेट आपके पास आएंगी या जाएंगी, आएंगी। एसेट्स अगर बुक्स में आएंगी तो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, आप कहोगे सर एसेट्स डेबिट। कितनी आएंगी एसेट्स, 10 लाख। लायबिलिटी आएंगी आपकी बुक्स में तो क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे, तो लायबिलिटीज कितनी आएंगी, लायबिलिटी 6 लाख, ठीक है। अगर आपको किसी को पैसा देना है, 3 लाख रुपए देने हैं आपको बेटा, ठीक है, तो आपकी ये लायबिलिटी है या एसेट है। अगर आपने किसी का पैसा देना है तो अभी पेमेंट करनी है आपको पेमेंट, तो बताओ आपकी लायबिलिटी है या एसेट है। अगर आपने किसी का पैसा देना है तो लायबिलिटी है ना। किसको पैसा देना पड़ेगा आपको, ABC को। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू ABC को हमें कितने पैसे देने हैं, 3 लाख। बताओ एंट्री मैच हो गई,
देख लो यहाँ जर्नल एंट्री मैच हो गई नहीं हो गई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि डेबिट में 10 लाख है और क्रेडिट में 9 लाख है, 1 लाख रुपए कम है अभी क्रेडिट में, तो ये कहलाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व। क्या कहलाएगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस चीज को ध्यान में रखो और फिर बताओ क्वेश्चन में क्या बोला था। क्वेश्चन निकालें पहले हम। एसेट्स बोली थी 10 लाख, लायबिलिटी बोली थी कितनी? 6 लाख, तो 10 में 6 हटाओ, ये क्या रहेगी? 4 लाख नेट एसेट्स। और क्वेश्चन में बोला था नेट एसेट में से अगर कैपिटल रिजर्व हटा दो, नेट एसेट में से क्या हटा दो? 4 लाख में से 1 लाख हटा दो, तो क्या आंसर बचेगा आपका? जो पेमेंट आपने एबीसी को करनी है, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। इसको क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। परचेज मतलब जो बिजनेस खरीदा है, कंसिडरेशन का मतलब जो आपने पेमेंट करनी है। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो हम बिजनेस खरीदने के बदले उसको पेमेंट करेंगे बेटा। ये आपके आगे दूसरी बुक में आएगा भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था आपको? अगर मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे चल लेंगे। क्वेश्चन कह रहा था अगर नेट एसेट्स में से क्वेश्चन कैपिटल रिजर्व्स को माइनस कर दे, सीआर को माइनस कर दे, कैपिटल रिजर्व्स को माइनस कर दे, तो क्या बचेगा? यहां करके देख लेते हैं। नेट एसेट्स तो ये होती है बेटा, एसेट माइनस लायबिलिटी। 4 लाख, 4 लाख में से अगर मैं कैपिटल रिजर्व 1 लाख हटा दूं तो क्या बचेगा? 3 लाख, और 3 लाख क्या है? 2 एबीसी यानी परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है यहां पे? अब इस एग्जांपल को याद रखना, आप चलते हैं आगे हम। कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा। नेट एसेट्स कितनी लिखी है? नेट एसेट्स यहां देखो, नेट एसेट कितनी है? 4 लाख। वापस आओ, 4 लाख में से क्या माइनस करने के लिए बोल रहा है? वहां देखो कैपिटल रिजर्व कितने की है? 4 में से 1 माइनस करो, कितना बच रहा है? 3 लाख। क्या है? 2 एबीसी। 2 एबीसी मतलब 2 परचेज, जो मैंने बिजनेस खरीदा उसके बदले मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूं? 3 लाख, और 3 लाख परचेज कंसिडरेशन है। तो बताओ इसमें आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आंसर? परचेज कंसिडरेशन। क्लियर? पक्का? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये हटाना पड़ेगा बेटा अब आपको, वरना क्लियर दिखाई नहीं देगा। पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ना एक बार। गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल पे ही होती है, एबनॉर्मल पे तो होती नहीं है। ठीक है, ये फॉर एसरटेनिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स एबनॉर्मल लॉसेज आर एडेड एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिडक्टेड। तो बताओ ठीक है गलत है? ए तो करेक्ट है। आर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एबनॉर्मल लॉसेज एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर एडजस्टेड टू नेट प्रॉफिट बिकॉज दो दे मे या मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। क्वेश्चन कह रहा है ये एडजस्ट पता है क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हो सकता है ये हैपन हो दोबारा, या बिजनेस के अंदर हैपन ना हो। एबनॉर्मल का मतलब ही क्या होता है? नॉर्मल मतलब जो हर साल होती हो चीज, एबनॉर्मल मतलब जो कभी कभी हो जाए। तो वही तो बात कह रहा है ये क्वेश्चन, कि रीजनिंग हम ये दे रहे हैं कि इन दोनों को एडजस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हो सकता है ये फ्यूचर में हो और हो सकता है ये फ्यूचर में ना हो। तो कौन सा आंसर कहना चाहिए? ए में क्या है? बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज ए। देखो क्या है क्वेश्चन। पढ़ो। When a new partner joins the partnership business, यानी हमारे बिजनेस में अगर एक नया पार्टनर आ जाए
द गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड टू फाइंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन कह रहा है अगर बेटा हमारे बिजनेस में एक नया पार्टनर आएगा, मान लो अभी हम दो पार्टनर हैं ए और बी, और 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं हम, और हमने अपने बिजनेस की काफी अच्छी गुडविल बना ली, तो बेटा गुडविल जो बन चुकी है वो बुक्स में तो होगी नहीं, बिकॉज दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये ए और बी की 50 लाख रुपए की गुडविल बन चुकी बेटा, जो बुक्स में नहीं है। अब हम एक नए पार्टनर सी को ला रहे हैं, आज अभी हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जा तू, तो बताओ 50 लाख में उसको फ्री में हिस्सा दे देंगे? फ्री में हिस्सा दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो हमारे हिस्से की गुडविल है जो हमने जनरेट करी है, उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। तो हम कहेंगे भाई अगर आपको हमारे बिजनेस में आना है तो आपको उसके बदले में क्या देनी पड़ेगी? गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस की बैलेंस शीट में गुडविल है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में तो है ना, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन ने क्या बोला, दोबारा पढ़ो, व्हेन ए न्यू पार्टनर जॉइन्स द पार्टनरशिप बिजनेस, अगर एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, द गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड, बिजनेस की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया 50 लाख है हमारी गुडविल, क्यों करनी पड़ेगी? टू फाइंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, कि वो हमें गुडविल का पैसा कितना देगा, इसलिए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ए तो ठीक है, आर क्या है? गुडविल कैन बी वैल्यूड एनी टाइम, गुडविल को कभी भी वैल्यू किया जा सकता है बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इट कैन बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बाय टेकिंग प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। क्या ये ठीक लग रहा है आपको? आर फॉल्स लग रहा है ना? पहली बात तो बेटा हर साल गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाती। मैंने एक थ्योरी का क्वेश्चन कराना है आपको जिसके अंदर यह बताया गया है कि गुडविल को वैल्यू करने की नीड कब पड़ती है। गुडविल को वैल्यू करने की नीड किसी भी बिजनेस की कब पड़ती है बेटा? कुछ केसेस के दौरान। पहला, या तो हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ रहा है, या हमारे बिजनेस को कोई छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट, या भगवान की मर्जी से छोड़ के जा रहा है, डेथ, या हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, सेल ऑफ बिजनेस। इन केसेस में गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई बिजनेस बेटा हर साल थोड़ी गुडविल को वैल्यू करेगा। तो आर इज रॉन्ग, आर इज फॉल्स, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकती। तो आंसर इज क्या है बेटा? ए इज ट्रू, वो ठीक है, बट आर इज फॉल्स। आर तो बिल्कुल गलत है, वो कह रहा है कि कभी भी करो गुडविल को वैल्यू, और एवरी ईयर भी कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। बेटा इस साल के प्रॉफिट को कंसीडर करके गुडविल निकालनी सिखाई है मैंने आपको। गुडविल कैसे सिखाई है? एवरेज प्रॉफिट्स, और एवरेज पिछले कम से कम 3, 4, 5 साल के होंगे ना, तो आर इज फॉल्स। पढ़ो एक बार। ए कह रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैलकुलेशन द फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप कह सकते हो। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट्स, बेटा ये एसेट्स नहीं होती जनरली। और एडवांस पेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स, बेटा किसी को एसेट परचेज करने के लिए आपने एडवांस दे रखा है, कि वो आपकी एसेट है? एसेट नहीं है बेटा। वो आपने एक बिल्डिंग खरीदनी थी 10 करोड़ की, उसको 2 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया, क्या वो आपकी एसेट है या वो आपकी एसेट नहीं है? बताओ एसेट है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? गुडविल में मैंने 3 चीजें एक्सक्लूड कराई हैं, एक बार दोबारा याद करो कौन कौन से कराई हैं। कौन कौन से कराई हैं? गुडविल में मैंने बोला फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। अगर आपने किसी को एडवांस दे रखा है बेटा, है ना, क्या वो आपकी फिक्टिशियस एसेट है? आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, वो आपके एसेट है या नहीं है? आपने किसी को एडवांस दे दिया, वो आपकी एसेट नहीं है? क्यों नहीं है एसेट? कल को या तो मशीन खरीदोगे तो उतनी वैल्यू एडजस्ट होगी, या फिर नहीं खरीदोगे तो पैसा वापस आएगा। तो फिक्टिशियस कहां है? आपने बेटा किसी को एडवांस दे रखा है, क्या वो आपकी फिक्टिशियस एसेट है? फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? जिस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले सकते। आपने एडवांस, बेटा डेटर आपकी एसेट है या नहीं है? मेरे को ये बता दो तुम। डेटर एसेट है ना? क्या होता है डेटर का मतलब? हमारा पैसा किसी के पास है या हमने किसी से पैसा लेना है?
तो एडवांस फॉर मेकिंग ए फॉर परचेजिंग ए मशीन, ये क्या है? वो भी तो हमारा पैसा है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है एसेट्स के अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई इंक्लूड? एडवांस पेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट, मैंने एसेट परचेज करनी है, उसके बदले में पेमेंट कर रखी है, दैट इज माय एसेट। वो बेटा एसेट है अपनी, अगर कल को एसेट नहीं खरीदेंगे तो पैसे वापस लेंगे ना अपने, तो एसेट है। तो यहां पे ए बेटा फॉल्स है, ए गलत है, क्वेश्चन गलत चीज कह रहा है। ए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो ठीक था, उसका पॉइंट कोई दिक्कत नहीं थी हमें। इनटेंजिबल एसेट्स वो भी गलत है, वो भी हमारी होनी चाहिए। और ये तो एडवांस पेड फॉर द परचेज ऑफ एसेट, ये तो है ही है बेटा। आर क्या कह रहा है? आर का आंसर देख लेते हैं हम। ए तो वैसे गलती हो गया, तो आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए इसका, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर इज डी, क्योंकि और बाकी ऑप्शनों में ए गलत है ही नहीं। ए इज फॉल्स, ओनली डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, ए देखो क्या है इसका, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब बता देता हूं मैं, ये जो लिखा है ना बेटा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, बिजनेस के अंदर। हाँ बेटा टाइम हो गया आपका, आप चले जाओ, नोट्स तो आपको मिल गए, एक बार पढ़ो बेटा, आप फटाफट से पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। रिकंस्टिट्यूशन होता है बेटा रिलेशनशिप चेंज हो जाना, यानी अगर हमारी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50 थी, एक नया पार्टनर आ गया 30-30-40 हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप चेंज हो गया। रिलेशनशिप मतलब बेटा पीएसआर चेंज हो जाना। ठीक है, एक बार पढ़ो। दक्ष बेटा 1 मिनट आओ, आपके साथ बात करनी है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, अभी करा रहा हूं आपको। उधर से बैठो। क्या टाइम हो गया? 7:10। चलो फटाफट से निकल जाओ बेटा, 1 मिनट बात करनी है मेरे को बस आपसे। एक बार आपने सर से बात करी थी, क्या बोला? बोल दिया कि 7:20 से पहले नहीं लगा। चलो जाओ जाओ, भागो भागो फटाफट से भागो, अगली क्लास में देखेंगे, अभी लेट हो जाओगे, अभी तो भागो फटाफट से। तो बेटा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब कोई पार्टनर का आना या कोई पार्टनर का जाना, या ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, पीएसआर फिर भी चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है? आज हम 2 पार्टनर हैं ए और बी 50-50, कल को हमारा डिसाइड हो जाए भाई मैं 60 लूंगा और तू 40 लेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है आपस में रिलेशनशिप चेंज, तो उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन बेटा। हमारी पीएसआर में चेंज होने को रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बताओ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म बिकॉज अमाउंट इज एक्सचेंज बिटवीन द गेनिंग मतलब जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सैक्रिफाइसिंग मतलब जिसका प्रॉफिट कम हो रहा है। अब ध्यान देखो, हमारे बिजनेस की जो गुडविल है ना वो 50 लाख है, और 2 पार्टनर हैं ए और बी, और दोनों का अभी हिस्सा है 50-50%, तो दोनों की गुडविल कितनी कितनी हो गई? 25-25 लाख है ना। अब ये दोनों भिड़ जाते हैं, भाई ये जो 50 लाख कमा रखे हैं ना, ये तो ठीक है 50-50 है। अब जो फ्यूचर में हमारी रहेगी वो 50 नहीं, ए को 60 देंगे और इसका 40 रहेगा फ्यूचर के लिए। बी मान जाएगा, बी कहेगा फ्यूचर के लिए तो ठीक है, बट आज के हिसाब से तो मेरे को लॉस हो गया ना। 50 लाख में 50% था मेरा, 10% कम हो गया, 50 लाख का 10% कितना नुकसान हो गया? 5 लाख। बी का 5 लाख रुपए नुकसान है और ए का 5 लाख रुपए प्रॉफिट है। क्या बी होने देगा? बी कहेगा भाई एक बात बता, जब हमने 50 लाख रुपए की गुडविल बनाई अपने बिजनेस की, जब हम क्या थे? इक्वल पार्टनर थे 50-50, तो इसमें इक्वल मेरा हिस्सा है, इक्वल तेरा है। आज आप कह रहे हो कि मैं 60 लूंगा और आपको 40 मिलेगा, ये पास्ट के लिए है या फ्यूचर के लिए है? फ्यूचर के लिए है ना। तो आज का हिसाब तो बराबर कर। मेरे को 5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो एक काम कर, क्या कर, मेरे को क्या दे दे? 5 लाख रुपए दे दे। जो तेरे को फायदा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, वो फायदा मेरे को दे दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। फ्यूचर के लिए 60-40 हो जाएगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ ऐसे में बी मान सकता है या नहीं मान सकता? मान सकता है। अगर बी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, ए अच्छा काम कर रहा है, तो बी कहेगा भाई पिछला हिसाब बराबर कर ले, आगे के लिए 60-40 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी कि बिजनेस की गुडविल
कितने रुपए है। अब ध्यान से दोबारा पढ़ो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म बिकॉज अमाउंट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रहा है 5 लाख रुपए, नहीं हो रहा, एक्सचेंज हो रहा है। तो बताओ ए इज करेक्ट या इनकरेक्ट? ए ट्रू है या रॉन्ग है? ए तो ठीक है, इसका मतलब फॉल्स तो नहीं कह सकते को। आर क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू AS26, AS26 क्या कह रहा है? जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज द वैल्यू इज नॉट पेड फॉर इट, लेकिन उसकी वैल्यू को पे नहीं किया गया। तो बताओ क्या है, इन दोनों में आंसर क्या होना चाहिए? है बोथ A एंड R इज करेक्ट। भाई ए कह रहा था कि गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म बिकॉज अमाउंट इज एक्सचेंज बिटवीन द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बट आर कह रहे हैं भाई हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कोई अमाउंट पे बुक्स में नहीं लेके आ सकते गुडविल को, क्योंकि उसके अंदर कोई अमाउंट पे नहीं हुआ। तो बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, ए या डी? नहीं सॉरी, बी या डी? सोचो, बी होगा या डी होगा? दोनों में से बेटर कौन लग रहा है, बेस्ट आंसर? बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर डॉग? हाँ जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन कह रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड? रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या होता है? बुक्स के अंदर गुडविल को रिकॉर्ड कर लेना, राइट, एसेट मान लेना। बिकॉज अमाउंट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द गेनिंग पार्टनर एंड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा आप इस आंसर को देखो बस, हमारे बिजनेस की मार्केट में गुडविल 50 लाख है। ए बी को कितने पैसे देगा, कितनी कंपनसेशन देगा? ए बी को 5 लाख रुपए की कंपनसेशन देगा क्योंकि उसका 10% नुकसान हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए बी को 5 लाख रुपए देगा, इसका मतलब ये होगा ना बेटा, इसके अकाउंट से 5 लाख रुपए काट लो, उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए प्लस कर दो। तो 5 लाख की एडजस्टमेंट करोगे या 50 लाख की एडजस्टमेंट करोगे? 5 लाख की एडजस्टमेंट करोगे या 50 लाख की? 5 लाख की। आप कहोगे सर ए का फायदा हो रहा है ना 10%, ए बी को 5 लाख रुपए दे दे बस। बिजनेस के अंदर 50 लाख की गुडविल थोड़ी ला सकते हैं हम, बुक्स के अंदर 50 लाख की गुडविल नहीं आ सकती बिजनेस के अंदर, क्योंकि AS26 ने बोला था कि कोई भी गुडविल बिजनेस के अंदर नहीं आएगी जो सेल्फ जनरेटेड होगी। ठीक है, हाँ 5 लाख रुपए की एडजस्टमेंट होगी, बट 50 लाख की गुडविल को आप बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो अब बताओ आंसर शुड बी बी या शुड बी डी? बी या डी? बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे कितने हैं? बी फॉर बॉम्बे कर लो, हाथ आधे नहीं पूरे ही कर लो, मैंने भी तो कर रखा है, योगा हो जाएगा और क्या। हाँ 4 बचे। डी फॉर डॉग, डॉग में कितने हैं? 5। कह रहे डॉग थोड़ी है सर, डेली यूज कर लो बॉम्बे के साथ। अच्छा कोई बात नहीं, बात एक ही है बेटा। अब देखो ध्यान से समझो, जो बी वाले हैं वो खासकर देखो बेटा, डॉग तो ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बेटा बुक्स में एसेट लिखना। इज रिकॉग्नाइज मतलब एसेट लिखना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप 50 लाख रुपए लिख लोगे। इस एग्जांपल को देखो, क्या बुक्स में आप एसेट दिखाओगे 50 लाख की? इस एग्जांपल को देख के इस लाइन का मतलब तो यही है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी ये 50 लाख इज रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में 50 लाख लिख लेंगे। क्या लिख लोगे? मेरे हिसाब से तो नहीं लिखोगे आप। कितने की एडजस्टमेंट करोगे? ओनली 5 लाख की एडजस्टमेंट करोगे। तो अब बताओ दोबारा सोच के आंसर कौन सा ठीक लग रहा है? हाँ डी या बी? अब सारे डॉग बन गए। चलो पढ़ो क्वेश्चन।